वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का 5th चैप्टर, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर आप क्लास 8 के लिए कोई अच्छी सी बुक देख रहे हो जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोब एंड पॉन्डर, वाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। अगर आप बाइसिकल को चलाते हुए अप हिल पे जा रहे हो, ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, तो वहां पर पैडल को चलाना मुश्किल होता है। वहीं अगर फ्लैट ग्राउंड है, वहां पर साइकिल चलाना हो तो पैडल मारने में इतना दिक्कत नहीं होती, इतना मुश्किल नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इज इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। कोई गीली सी सरफेस है तो वहां स्लिप करना आसान क्यों होता है? अक्सर लोग गीली सरफेस पे स्लिप कर जाते हैं ना, तो इतनी आसानी से स्लिप क्यों हो जाते हैं लोग? वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर अवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिंस टू कम डाउन। फेरिस व्हील पे आप हो सकता है बैठे हो, जो गोल गोल वाला झूला होता है, उसमें जब नीचे से घूमते हुए आप ऊपर की तरफ पहुंचते हो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर वहां से जब नीचे आने लगता है तो आपको बड़ा हल्का फील होता है, ऐसा लगता है जैसे तैर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी है तो यहाँ आप शेयर कर सकते हो। तो चलो इन क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर के अंदर हम ढूंढते हैं। इट वॉज अ विंडी डे, यानी जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन हवा चल रही थी। सोनाली और रागनी एक्साइटेड थे साइकिलिंग करने के लिए। उनकी गर्मियों की छुट्टी अभी स्टार्ट हुई थी और वो चाह रहे थे कि एक्सप्लोर करें जो ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है, यानी खूबसूरत सा जो नज़ारा है उनके विलेज के आसपास, उसको वो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि देखें कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो साइकिल के टायर में हवा भरने के बाद वो लोग निकल पड़े। अब जैसे ही वो गांव से गुजरे, तेज हवा उनके पास से गुजरी। ओह नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्डर, सेड रागनी। रागनी ने कहा, ये हवा तो मुझे पुश कर रही है, धक्का दे रही है बड़ा तेज। यानी तेज हवा थी, वो लोग साइकिल चला के जा रहे थे तो हवा की वजह से उनको एक धक्का सा फील हुआ। रागनी ने ऐसा बोला। अब मुस्कुराते हुए सोनाली ने रिप्लाई किया, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। हम लोग हवा के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं तो हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसीलिए वो हमको धक्का मार रही है। हमें अपने पैडल को और हार्ड पुश करना पड़ेगा टू मूव फास्टर, ताकि हम फास्ट मूव कर सकें, क्योंकि हवा हमको पीछे धकेल रही है। हम और ताकत से पैडल मारेंगे तभी तेज आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अब उनकी जो राइड थी उनको लंबे से रास्ते से होते हुए हिल टॉप पे ले गई, यानी एक लंबा सा रास्ता तय करते हुए वो हिल के टॉप पे पहुंच गए, ऊंचाई पे पहुंच गए। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूदर। अब रोड का कुछ हिस्सा रफ था, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ था, सड़क थोड़ी सी टूटी वगैरह थी, तो वहां पर पैडल मारना मुश्किल था। वहीं कुछ रास्ता ऐसा था जो कि बड़ा स्मूथ सा था, तो अगर रोड सही ना हो तो वहां पर साइकिल चलाना मुश्किल होता है, पैडल मारना उतना ही हार्ड हो जाता है। और स्मूथ सी रोड हो तो बड़ी आसानी से आप पैडल मार लेते हो, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। जब वो टॉप पे पहुंच गए, बिल्कुल हिल के ऊपर पहुंच गए और वहां का जो नज़ारा है उसको एंजॉय कर रहे थे, दे हर्ड थंडर एंड सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एट अ डिस्टेंस। तो उन्होंने बिजली की कड़क की आवाज़ सुनी और बिजली को चमकते हुए भी देखा कुछ दूरी पे। अब हालांकि नज़ारा तो खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वापस चलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। ऑन द वे बैक वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप दे प्रेस्ड देयर बाइसिकल बेल्स एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज द डायरेक्शन। जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको भेड़ का झुंड मिला, तो उन्होंने अपनी साइकिल की जो बेल है उसको बजाया ताकि वो साइड हो जाए और थोड़ा सा अपने हैंडल को मोड़ा ताकि डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब जैसे जैसे वो स्लोप में नीचे की तरफ आ रहे थे, भाई हिल से नीचे उतर रहे थे तो अब ढाल नीचे की तरफ है, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी जो बाइसिकल है वो मूव कर रही है तेज़ स्पीड से। हालांकि वो पैडल नहीं मार रहे हैं, बिना पैडल मारे ही उनकी साइकिल अपने आप नीचे बड़ी तेज़ी से चली आ रही है। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर ढाल हो, स्लोप नीचे की तरफ हो और आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो पैडल मारना भी नहीं पड़ता, अपने आप साइकिल चली जाएगी। सोनाली चिल्लाई, इट्स थ्रिलिंग, ये तो बड़ा रोमांचक है। इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल, वॉट कुड इट बी। ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, हम पैडल मार भी नहीं रहे फिर भी साइकिल हमारी नीचे चली आ रही है। इसका मतलब कोई चीज़ हमको हिल में नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो हमको नीचे की तरफ खींच रही है, वही जानना चाह रहे थे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है 5.1, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होती है? लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल। तो चलो पुश करना यानी धक्का मारना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक्टिविटी 5.1, लेट अस एक्सप्लोर। एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो और उसको मूव करने की कोशिश करो अलग अलग तरीके से, जो भी आप तरीका सोच सकते हो। जैसे ए वाले में देखो ये क्या कर रहा है, मूविंग अ बॉक्स इन डिफरेंट वेज। ए वाले में क्या कर रहा है, पुशिंग। ए वाले में धक्का मार रहा है, धक्का मार के इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं बी वाले में देखो पुलिंग हो रही है, रस्सी बांध के ये पकड़ के खींच रही है। सी वाला क्या है, लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मतलब पुलिंग अप, ऊपर की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ ले आ रहा है। एंड कैरिंग यानी डिब्बे को उठाया और कैरी करके ले जा रहा है। तो ये तीन तरीके से बॉक्स को मूव कराया गया। क्या बॉक्स को मूव करा सकते किसी और तरीके से जो यहाँ मेंशन नहीं है? तो सोचो कोई और तरीका आपको माइंड में आ रहा हो
तो वो शेयर कर सकते हो। इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू द बॉक्स। अब यहाँ जो तीनों केस आप देख रहे हो, बॉक्स को मूव कराने के लिए या तो आपको पुश करना पड़ा है या पुल करना पड़ा है। पुश करना मतलब धक्का देना, पुल करना मतलब खींचना। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखो कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि पुल किया जा रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो होता है पुश। जैसे ए वाले में देखो, ये धक्का मार रहा है ताकि ये बॉक्स दूर चला जाए, तो ये पुश हो गया। पुश का मतलब दूर भेजना। और पुल में क्या होता है, पुल मतलब खींचना। खींचना मतलब अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ हमारी तरफ आ जाए, हमारे करीब आ जाए, हमारी बॉडी के करीब आ जाए। बी वाले में देखो, रस्सी पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा कि नहीं। सी वाला देखो, ये ज़मीन में ऐसे बॉक्स पड़ा था, इसको उठाकर ऐसे ऊपर ले आया, अपनी तरफ उठाया उसने, तो इसने क्या किया, पुल किया। पुलिंग अप यानी पुल कर रहा है, खींच रहा है और ऊपर की तरफ भी उठ रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करने की कोशिश की जा रही है तो पुश हो जाएगा, और अपने से करीब लाने की कोशिश की जा रही है तो वो पुल हो जाएगा। अच्छा, इस केस में बताओ, जैसे कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है और उसको आप हाथ लगा के रोक रहे हो, तो वहाँ पर आपने पुश किया कि पुल किया। ये जैसे आपका हैंड है और ये बॉल है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने हाथ लगाया ताकि बॉल को रोक सके, तो यहाँ आपने पुश किया बॉल को कि पुल किया। देखो, बॉल तो आपकी तरफ आ रही थी ना, ऐसा नहीं कि आपने कि बॉल को पकड़ खींच लिया कि आ जाओ मेरे पास और तेज़ी से, बल्कि हाथ लगाने का मतलब क्या है कि आप रोक रहे हो कि मेरे तरफ ना आए, मुझसे दूर रहे बॉल। तो मतलब ये क्या होगा, पुश होगा, धक्का मार रहे हो। अपनी तरफ बॉल को पकड़ के खींच लेते तब तो ये पुल होता कि अपने करीब ला रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं मेरे करीब ना आए, दूर ही रहे ये, तो मतलब पुश। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और हाथ से आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो उस केस में आप पुश कर रहे हो। ये पॉइंट याद रखना। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। तो साइंस के अंदर फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वही फोर्स है। यानी अगर पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इन तीनों डायग्राम के अंदर ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, कोई पुश कर रहा है, कोई पुल कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, तीनों ही लोग फोर्स लगा रहे हैं। 5.2 व्हाट कैन अ फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी के साथ क्या क्या कर सकती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब हम पुश और पुल को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ पुश हो रहा होगा या पुल हो रहा होगा, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। अक्सर हम इसका एहसास नहीं कर पाते, लेकिन पुश या पुल हो रहा होता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम। चलिए ऐसे एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक्टिविटी 5.2 लेट अस एनालाइज। थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर अ फोर्स। अब एक सिचुएशन को आप सोचो जहाँ पर एक फोर्स, अब वो फोर्स पुश भी हो सकती है या पुल हो सकती है, इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1। एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट दियर इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। अब हर सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है और ये देखना है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो पुश है या पुल है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सम सिचुएशंस एंड दियर इफेक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। तो कुछ सिचुएशन और उसके इफेक्ट तो आपको दिए हैं और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो टेबल 5.1 डिफरेंट एक्शंस एंड दियर इफेक्ट। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में एक्शन दिया है कि क्या एक्शन किया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो एक्शन पुश है या पुल है, फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ये बता दो। तो फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात कर लें, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। आपका फ्रेंड आपकी मूविंग बाइसिकल को होल्ड किए हुए है, यानी आपकी साइकिल मूव कर रही है, साइकिल आप चला रहे हो, आपके फ्रेंड ने पीछे से पकड़ लिया उसको ताकि उस साइकिल को मूव करने से रोक सके। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने क्या किया, पुश किया या पुल किया। अब ज़रा सिचुएशन को इमेजिन करो। ये देखो इस इमेज के अंदर, ये आप साइकिल को चला रहे थे, आपका फ्रेंड पीछे से पकड़ के इसने होल्ड कर लिया ताकि साइकिल आगे मूव ना कर पाए। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर वो ना पकड़ता तो साइकिल आगे निकल जाती, यानी आपके फ्रेंड से दूर निकल जाती। लेकिन इसके होल्ड करने की वजह से ये हो रहा है कि साइकिल दूर नहीं जा पा रही है, इसके करीब ही रह रही है। और जो ऑब्जेक्ट हमारे करीब रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि ये करीब आ जाए या करीब ही रहे, तो वहाँ पर पुल होता है। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो दूसरी कंडीशन से सोच लो। इस कहानी को रिवर्स कर देते हैं। आप साइकिल से जा रहे थे, साइकिल मूव कर रही थी, आपके फ्रेंड ने धक्का मार दिया, तो साइकिल और तेज़ी से आगे चली जाए कि नहीं। तो जब धक्का मारा तो साइकिल और तेज़ी से आगे चली गई, तो उस केस में उसने क्या किया, पुश किया ना, धक्का मारा। अब इसका उल्टा कर रहा है, जो कंडीशन हमको दी है कि वो पकड़ रहा है कि साइकिल आगे बढ़ने ना पाए,
तो इसका मतलब ये उल्टी चीज़ कर रहा होगा, ये पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ताकि साइकिल उससे दूर ना जाने पाए। तो आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा पुल करने का, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। इस पुल करने की वजह से आपकी साइकिल या तो रुक जाएगी, नहीं तो स्पीड धीरे हो जाएगी। फिर सेकंड सिचुएशन देखो, हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। एक बॉल मूव करते हुए आ रही है, जैसे बैट्समैन है बैटिंग करने के लिए खड़ा है, बॉल उसकी तरफ आई और बैट से उसने हिट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बैट है और ये बॉल आ रही थी इधर, जब टकराएगी तो बेसिकली बैट ने क्या किया, इस बॉल को पुश किया, धक्का मारा ताकि इससे दूर चली जाए। तो जब मूविंग बॉल को बैट हिट करेगा तो बेसिकली बैट ने बॉल को अपने से दूर भगा दिया, तो पुश कर दिया। ये देखो पुश हो गया। अच्छा इससे होगा क्या, देखो ये बॉल थी, इस डायरेक्शन में बैट की तरफ आ रही थी, जब बैट से टकराएगी तो हो सकता है इधर निकल जाए या इधर निकल जाए या इधर निकल जाए। उसका डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, जिस तरफ जा रही थी इधर जा रही थी, लेकिन अब इधर नहीं जा रही है, अभी कहीं क्यों और जा रही है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। तो यहाँ पर पुश करने की वजह से यानी फोर्स लगाने की वजह से बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। फिर थर्ड सिचुएशन देखो, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। ये बलून है, फूला हुआ है, इसको प्रेस किया जा रहा है, इसे दबा रहे हैं। तो दबाना का मतलब क्या है, जैसे आपका ये हाथ होगा तो आप ऐसे धक्का मार रहे हो, अपने से दूर की तरफ ले जा रहे हो, तो पुश कर रहे हो कि नहीं। बैलून को ऐसे पकड़ के खींच थोड़ी ना रहे हो अपने तरफ, पुल थोड़ी ना कर रहे हो, ऐसे धक्का मार रहे हो। तो प्रेस करने में क्या होता है, हम पुश कर रहे होते हैं। तो कुछ टर्म आप ऐसे भी याद रखना कि जहाँ पर भी हम प्रेस कर रहे होंगे वहाँ पुश होगा। जब किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, बटन प्रेस कर रहे हैं या बैलून प्रेस कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम धक्का मार रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पुश होगा। इसकी वजह से क्या होगा, बैलून को दबाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा कि नहीं, चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। तो यहाँ पर ये इफेक्ट हमको देखने को मिला। और क्या लिख सकते हो, देखो लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, मैं एक चीज़ आप यहाँ लिखा देता हूँ क्योंकि जगह यहाँ बनी है। ये यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो ये देखो, ड्रॉर को ऐसे पकड़ के खींच रहा है, ओपनिंग आ ड्रॉर, ये एक्शन किया जा रहा है। देखो ड्रॉर को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ड्रॉर के हैंडल पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा तभी ना खुलेगा, ऐसे धक्का मारेगा तो कहाँ अंदर जाएगा। यानी यहाँ पर इसको अपनी तरफ खींचना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा पुल। इसका इफेक्ट क्या होगा, जो ड्रॉर पहले रेस्ट पे था, रुका था, खींचने की वजह से वो मूव करने लगेगा। तो इफेक्ट में हम लिख सकते हैं स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। तो इस एग्जाम्पल से आपने क्या कंक्लूड किया, डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। क्या फोर्स लगने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है वो रुक जाता है। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि बाइसिकल को होल्ड किया तो बाइसिकल रुक गई, पहले वो मूव कर रही थी। कैन इट चेंज स्पीड, क्या वो स्पीड को चेंज कर सकती है। हाँ बिल्कुल स्पीड को चेंज कर सकती है। जैसे यही बाइसिकल वाला ही केस में अगर सही से होल्ड नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा उसने ताकत नहीं लगाई और साइकिल बड़ी स्पीड से जा रही थी, तो साइकिल की स्पीड कम तो होगी लेकिन थोड़ा दूर वो चली जाएगी। ये आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, आपने उसको धक्का मार दिया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर धक्का मार दिया तो और तेज़ मूव करने लगे कि नहीं, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं। और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन भी चेंज होता है, सेकंड वाले हमने देखा। और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और थर्ड वाले हमने क्या देखा कि शेप भी चेंज हो सकता है फोर्स लगने की वजह से, जैसे बैलून का शेप चेंज हो गया। तो यहाँ देखो कुछ और सिचुएशन दी है, अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉर वाला हमने देख लिया। इसमें बताओ ये रबर बैंड को देखो दोनों फिंगर से फंसा के और खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो यहाँ पर पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। ये रबर बैंड को ऐसे खींचेगा तभी ना फैलेगा, ये पकड़ के इधर खींचेगा अपनी बॉडी की तरफ तभी ना रबर बैंड फैलेगा। वो पुल थोड़ी ना कर रहा है, इस किनारे को ऐसे थोड़ी ना दबा रहा है, वो ऐसे पकड़ के इधर खींच रहा है, अपनी बॉडी की तरफ खींच रहा है। तो मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, तो पुल हो गया, खींच रहा है। फिर ये वाला बताओ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये फील्डर है और ये बॉल को रोक रही है। तो इस केस में हो क्या रहा है, बॉल मूव करते हुए इधर जा रही थी, ये हाथ सामने ले आई, यानी ये बॉल जाके इसके हाथ से टकराती, इसकी तरफ बॉल जा रही थी लेकिन हाथ लगा के इसने रोक दिया। तो बॉल पे इधर की तरफ वो फोर्स लगा रही है ताकि बॉल आगे ना जाने पाए। भाई कोई ऑब्जेक्ट इधर है, वो ऐसे जाना चाहता है, आपको रोकना है तो आपको कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर धक्का लगाना पड़ेगा कि नहीं, इधर ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो इधर की तरफ ना जाए। तो अपने से आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आप इधर खड़े हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप पुश कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। नहीं तो स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रोक रहे हो, मूव करते हुए आपकी तरफ आ रहा है और आप चाह रहे हो कि वो रुक जाए, तो उसको रोकने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। पुल कर लोगे तो खींच लोगे तो वो आप ही की तरफ आ जाएगा। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड। तो रोजाना की जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहां पर हमको फोर्स अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर को ओपन करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, पकड़ खींचना पड़ेगा।
स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड को खींचना है, यहाँ फोर्स लगाओगे आप। अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, एक बॉल मूव कर रही है उसको रोकना है तो वहाँ फोर्स लगाएगा। किकिंग अ फुटबॉल को किक करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं। हिट कर रहे हो यानी पुश कर रहे हो तो पुश करना मतलब फोर्स लगाना। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसिकल पे ब्रेक लगा रहे हो तो वहाँ फोर्स लगानी पड़ती है। ब्रेक लगाने में ताकत लगती है कि नहीं, दबाना पड़ता है लीवर को तो फोर्स लगी। रोलिंग अ चपाती को रोल करना हो, रोटी बेलने में क्या होता है, बेलन रख के रोटी की जो लोई बनाई होती है उसको उस पर चलाना पड़ता है, यानी उसको दबाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो चपटा हो जाए और फैल जाए, रोटी का शेप प्रॉपर आ जाए। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा की जो स्टीयरिंग हैंडल है उसको टर्न करना है ताकि डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वहाँ भी फोर्स लगानी पड़ेगी। एक साइड पकड़ खींचना पड़ेगा, दूसरे साइड धक्का मारना पड़ेगा ताकि टर्न हो जाए। तो इन सारी सिचुएशन में हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। व्हाट इफेक्ट कैन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या हो सकता है वो जरा देखो। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करने लग सकता है। जैसे ड्रॉर में ही, ड्रॉर सिंपल रुका हुआ था, हमने पकड़ के जब उसको खींचा तो वो मूव करने लगा कि नहीं। तो क्यों मूव करने लगा, क्योंकि हमने फोर्स लगाई। तो फोर्स का एक इफेक्ट ये हो सकता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट पे। तो फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करने लग सकता है, एक काम तो ये हो सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। जैसे मान लो इधर मूव कर रहा है, आपने इधर ही धक्का मार दिया तो और तेज भागने लगेगा। अगर इधर मूव कर रहा है, आप उल्टे तरफ से धक्का मार रहे हो या इधर से पकड़ के खींच रहे हो तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं। जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब हवा चल रही थी तो हवा उनको पीछे की तरफ धक्का दे रही थी, क्योंकि जिधर वो जा रहे थे हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो जाए फोर्स लगने की वजह से। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही थी, उसने जब हिट किया तो उससे दूर चली गई, किसी और डायरेक्शन में चली गई। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज हो सकता है। जैसे बलून में हम फोर्स लगाई तो बलून का शेप चेंज हो गया। रोटी हमको बनाना था, गोल सी हमने लोई बनाई, बेलन रख के दबाए तो चपटी सी एकदम बन गई रोटी जैसी, तो शेप चेंज हो गया कि नहीं। कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगने की वजह से ये जो ऊपर हमने 4 इफेक्ट्स देखे, इनमें से कुछ लगे या सारे ही इफेक्ट एक साथ लग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है वो बैट्समैन की तरफ आ रही है, अब बैट्समैन ने बड़ी ताकत से उसको हिट किया तो आ रही थी इधर, जब बैट से हिट हुआ तो इधर जाने लगी, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। बॉल धीरे से आ रही थी लेकिन बैट्समैन ने बड़ी तेजी से मारा, जिसकी वजह से बॉल बहुत तेजी से एकदम गई सीधे 6 रन। यानी पहले स्पीड कम थी, अब स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड का चेंज भी हुआ, डायरेक्शन का चेंज भी हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ कई सारे इफेक्ट हमको देखने को मिले फोर्स के अप्लाई होने की वजह से। डज दिस मीन दैट वेन एवर देर इज अ चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन द शेप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी स्पीड चेंज हो रही हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या शेप चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? द आंसर इज यस। नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। बिना फोर्स के एक्शन से इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। यानी आप फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहे हो लेकिन ये चाह रहे हो कि स्पीड चेंज हो जाए, तो ना बाबा ना, चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, थोड़ा सा भी नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। शेप भी चेंज नहीं होगा बिना फोर्स अप्लाई करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फोर्स लगने की वजह से ही होते हैं, बिना फोर्स के ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अगर ये इफेक्ट आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप कह देना कि फोर्स लग रही है। अ स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका है। डज इट मीन्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही है? तो आप कहोगे रुका हुआ है तो मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। हो सकता है उस ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्स लग रही हो लेकिन वो सारी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले रही है। इसको चलो एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, एक बंदा इसको इधर धक्का मार रहा है, दूसरा बंदा इसको इधर धक्का मार रहा है, दोनों बराबर से ताकत लगा रहे हैं। ये चाह रहा है कि बॉक्स इधर चला जाए, ये चाह रहा है कि बॉक्स इधर चला जाए। दोनों बराबर से धक्का मारेंगे तो बॉक्स मूव करेगा कि नहीं? नहीं मूव करेगा भाई, जिधर ज़्यादा धक्का लगेगा उधर ही मूव करेगा। लेकिन दोनों बराबर धक्का मार रहे हैं और एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में मार रहे हैं, तो मतलब बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो यहाँ तो फोर्स लग रही है ना, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। हम कह सकते हैं कैंसिल आउट हो रही है। एक जिधर फोर्स लग रही है उसके ठीक अपोजिट उतनी ही फोर्स लग रही है, तो दोनों के इफेक्ट जो है कैंसिल आउट हो गया।
या अगर आप ऐसे समझ लो कि एक बंदा इधर पकड़ के खींच रहा है, दूसरा इधर पकड़ के खींच रहा है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं और बराबर ताकत से खींच रहे हैं, फोर्स इक्वल अमाउंट में लगा रहे हैं, तो भी ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है। जो भी फोर्स लग रही है वो बैलेंस्ड होगी। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेज इन हायर ग्रेड्स। अब ये बैलेंस फोर्स के बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, जस्ट एक आइडिया आपको दे दिया गया। 5.3 आर फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या जो फोर्सेज हैं वो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट डालना, कुछ असर डालना। वेन यू पुश अ टेबल, जब आप किसी टेबल को पुश करते हो, धक्का मारते हो, योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर होता क्या है, ये टेबल है, आप इसे पुश कर रहे हो, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दो ऑब्जेक्ट हुए, एक तो आपका हैंड हो गया, दूसरा टेबल हो गई। आप अपने हाथ से टेबल पर फोर्स लगा रहे हो, तो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एक हैंड और दूसरा टेबल। Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक तो आपका हैंड है, दूसरा टेबल है, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। यानी आपका हैंड क्या कर रहा है, टेबल पे ये इफेक्ट डाल रहा है कि उसको धक्का मार रहा है ताकि वो टेबल मूव कर जाए। टेबल भी आपके हैंड पे इफेक्ट डाल रही है। कैसे टेबल हमारे हैंड पे इफेक्ट डाल रही है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। डोंट ट्राई दिस एट होम। पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वॉल है और ये है आपका हाथ। ये हाथ ही नहीं बनना यार। अब आपने बड़ा जोर से एक पंच मारा दीवार पे, पहले ही बता दिया डोंट ट्राई एट होम, चोट लग जाए तो मुझे मत कहना। बस इमेजिन करो, मान लो आपने तेज से हिट किया वॉल पे, तो बेसिकली आपने वॉल पे एक्शन किया, वॉल पे कुछ इफेक्ट किया कि भैया हमने दीवार को हिट किया। लेकिन ये क्या, आपने वॉल को हिट किया तो आपके हाथ पे चोट लग जाएगी। आप कहोगे यार मैंने वॉल को हिट किया था, वॉल ने तो कुछ नहीं किया ना मेरा, मुझे क्यों चोट लगी। तो भैया हुआ ये कि आपने वॉल पे फोर्स लगाई थी, लेकिन वॉल ने भी आपके ऊपर फोर्स लगा दी, जिस वजह से आपको चोट लग गई। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, हैंड है और वॉल है। हैंड ने वॉल पे इफेक्ट किया, उसके साथ इंटरैक्ट किया, तो वॉल ने भी उल्टा जवाब दे दिया, वॉल ने भी हैंड पे इफेक्ट लगा दिया। तो दोनों साइड से इफेक्ट लगाना, यानी दोनों साइड से इंटरैक्शन हुआ। तो ये कह रहा है इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप टेबल को पुश करोगे तो थोड़ा सा आपको हाथ में फील होगा, थोड़ा हल्का सा पेन होगा। अब जितनी भारी टेबल होगी या जितनी ताकत से आप पुश करोगे उतना ही आपको वो फील होगा, क्योंकि आप टेबल पे धक्का मार रहे हो, टेबल आपके ऊपर भी फोर्स लगा रही है। तो यही होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट हों और एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा हो, तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये हैंड आपका टेबल से इंटरैक्ट ना करे, एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डाले, तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जैसे आप दूर खड़े हुए हो और टेबल सामने है, तो आपके मन में सोचने से थोड़ी ना टेबल मूव हो जाएगी, कोई बाबा थोड़ी ना हो। टेबल को मूव करना है तो हाथ से धक्का मारना पड़ेगा, तभी ना मूव होगी। मतलब इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे दूर से नहीं हो जाएगी, फोर्स लग जाएगी। मतलब दूर से भी इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे मैग्नेट का केस है, तो वहाँ पर आपको टच कराने की जरूरत नहीं है, दूर से ही मैग्नेट इफेक्ट शो कर देता है। लेकिन इंटरैक्शन हो रहा है, एक दूसरे पे कुछ इफेक्ट डाल रहा होता है। लेकिन जैसे टेबल को पुश करना है तो दूर से हम पुश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमको टच करा के ही इंटरैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई करना है तो वो दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनका इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे तभी फोर्स अप्लाई होगी। थिंक ऑफ ऑल द एक्शन लिस्टेड इन टेबल 5.1, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस। अब 5.1 के अंदर जो भी एक्शन हुआ वहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थे, चलो देख लेते हैं। पहले वाले एक्शन के अंदर एक बाइसिकल है जो कि मूव कर रही है, तो एक बाइसिकल हो गया, दूसरा आपके फ्रेंड का जो हैंड हो गया, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, हाथ से बाइसिकल को पकड़ रहा है। फिर सेकंड वाला देखो, एक बॉल है जो कि मूव कर रही है और बैट से हिट हो रही है, तो बैट और बॉल का इंटरैक्शन हुआ। थर्ड वाले में इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको प्रेस किया जा रहा है, प्रेस कैसे करोगे, हैंड से करोगे, तो हैंड और बैलून का इंटरैक्शन हुआ। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इस कंडीशन के अंदर किन ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन हो रहा है। तो थर्ड वाले में बैलून और हैंड का इंटरैक्शन हो रहा है। फोर्थ वाले में ड्रॉर को ओपन करना है, तो ड्रॉर कह सकते हो, ड्रॉर के हैंडल कह सकते हो, ड्रॉर ही आप कहो क्योंकि ड्रॉर की पूरी बात हो रही है, ड्रॉर के अंदर उसका हैंडल भी आ गया। तो ड्रॉर और आपका जो हैंड है इसके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। डू यू नोटिस दैट द फोर्स रिजल्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे और द अदर। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि फोर्स तभी अप्लाई हो रही है जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब आपका फ्रेंड बाइसिकल को पकड़ेगा तभी ना उसको रोक पाएगा, जब बॉल आके बैट को टच करेगी, इंटरैक्ट करेगी, तभी ना फोर्स अप्लाई होगी। बैलून का शेप कब चेंज हुआ, जब आपने बैलून को टच किया, अपने हाथ से उसको दबाया, कांटेक्ट बना, इंटरैक्शन हुआ, तब ड्रॉर के हैंडल को आपने पकड़ा, ड्रॉर को टच किया, तब जाके फोर्स अप्लाई हुई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स तभी लगती है जब दो ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो इंटरैक्ट भी कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से।
फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या हमको रिजल्ट मिला कि कम से कम भैया दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए। खाली टेबल रखी है, वो अपने से मूव नहीं करने लगेगी, कोई ना कोई फोर्स लगाने वाला चाहिए। तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक वो ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लगेगी और दूसरा लगाने वाला। कम से कम ये दो लोग तो चाहिए और इंटरैक्ट भी करें। ऐसा नहीं कि लगाने वाला और जिसपे फोर्स लगनी है वो दोनों लोग अपना मस्त हैं, दोनों लोग अलग अलग जगह पड़े हुए हैं तो फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो फोर्स के लगने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट हो और वो दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हों। ये दो कंडीशन है, ध्यान रखना। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो अभी अच्छी वाली फोर्स की डिफिनेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये लिखना एग्जाम में। कुछ लोग लिख देते हैं फोर्स इज पुश और पुल, हो गया खत्म, टाइम टाइम फिस। तो ये पूरा लिखना आपको कि फोर्स पुश या पुल है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो किस चीज का रिजल्ट है, ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन के। ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, दूसरे पे इफेक्ट डालेंगे, तब जाकर कोई पुश या पुल होगा और यही पुश और पुल फोर्स कहलाता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। फोर्स को हम अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ की बात कर लें तो मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, इंचेस होती है, फिट होती है, बहुत सारी यूनिट है ना लेंथ को मेजर करने की। उसी तरह फोर्स की भी कई यूनिट है, लेकिन एक यूनिट होती है जो स्टैंडर्ड होती है, एसआई यूनिट इसको हम कहते हैं। जैसे लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, टेम्परेचर की केल्विन है। टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। ठीक इसी तरीके से फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। रिटन विद अ स्मॉल एन, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। मतलब यहाँ देखो स्मॉल एन है, अक्सर लोग लिख देते हैं ऐसे न्यूटन, ना ऐसे ना लिखना। कैसे लिखोगे? न्यूटन। अच्छों को ये नहीं पता होता कि जब यूनिट हम लिखेंगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में स्मॉल एन का यूज करेंगे। एंड इट सिंबल इज एन, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। सिंबल ऐसे ना लिख देना, ये गलत है। सिंबल इस तरह से लिखना है और जब पूरा लिखो तो एन छोटकू वाला ले लेना, बड़कू वाला नहीं। चला भैया आगे चली। आई स्टेप फर्दर, वेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू। जब आप टेबल को पुश करते हो तो क्या कोई फोर्स आप अपने हैंड पे भी फील करते हो? कुछ आपको हैंड पे भी फील होता है? द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्स। एक धक्का आपको लगता है, याद करो, नहीं तो कोई टेबल धक्का मार के देखना, आपको हाथ पे एक दबाव सा फील होगा और जैसे ही पुश करना बंद कर दोगे वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। Whenever two objects interact, each object experience a force from the other. जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बल्कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे आप टेबल को धक्का मार रहे हो तो वैसे तो हम जनरली कह देते हैं कि भैया हम टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी सही है बात, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन एक न्यूट्रल बंदा जो इस इफेक्ट को देख रहा है उसका ये कहना सही नहीं है कि वो बंदा जो है वो टेबल को धक्का मार रहा है। यानी जैसे मैं देख रहा हूं और आप टेबल को धक्का मार रहे हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप टेबल पे फोर्स लगा रहे हो, बल्कि मुझे दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, टेबल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ये होगी कंप्लीट बात। एज सून एज द इंटरैक्शन सीजेज द टू ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। जैसे ही इंटरैक्शन सीज हो जाता है, रुक जाता है, इंटरैक्शन बंद हो जाता है, तो फिर वो दोनों ही ऑब्जेक्ट कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। धक्का मारना जैसे ही आपने छोड़ा तो ना टेबल पे कोई फोर्स लगेगी ना आपके ऊपर कोई फोर्स लगेगी। तो ये बात है। तो हमने क्या चीजें देखी, झट से जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रही हो तो उस फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होगा तो मोशन में आ सकता है। उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, कम या ज़्यादा। उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। इनमें से कुछ या सारे ही इफेक्ट हमको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। और फोर्स में बेसिकली क्या होता है, या तो पुश हो रहा होता है या तो पुल हो रहा होता है। और फोर्स कम से कम दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन से ही होती है। दो ऑब्जेक्ट हों तभी फोर्स लगेगी और दोनों इंटरैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग पड़े हुए हैं, इंटरैक्ट करें, एक दूसरे पे इफेक्ट डालें, तब हम कहेंगे फोर्स अप्लाई हो रही है। और ऐसा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है दूसरे पे फोर्स लग रही है, बल्कि जब इंटरैक्शन होता है तो उस केस में दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। एक जनरल वे में हम कह तो देते हैं कि भैया ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हालांकि जब फोर्स अप्लाई होती है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ये है रियलिटी। जब तक इंटरैक्शन होता रहता है फोर्स एक दूसरे पे लग रही होती है, जैसे इंटरैक्शन रुक जाता है फोर्स लगना बंद कर देती है। तो समझ गया गुरु? बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियोस जल्दी आएंगी। थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो ताकि अपने को भी मोटिवेशन मिलता रहे।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।